तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लो होने के बाद थर्ड लो की कुछ बेसिक बातें और बच गई हैं जो हम आज कर रहे हैं। थर्ड लो, ये एक पर्सन है जो कि दीवार को धकेल रहा है। अगर ये दीवार को धकेल रहा है तो क्या दीवार भी उसको धकेलेगी? नहीं धकेलेगी। चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो थर्ड लो के हिसाब से तो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये मेरे ऊपर लगाएगा। ठीक बात है। आपने कहा इस आदमी ने दीवार के ऊपर फोर्स लगाया तो दीवार भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग। आगे आ जाए नहीं तो यहाँ आ जाए। आपका न्यूटन्स जो आपका अगला चैप्टर है वो शुरू हुआ है। जस्ट 3 लो हमने कर लिए हैं, फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो। कुछ आइडिया आपको होगा। फर्स्ट लो होता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सेकंड लो होता है अगर किसी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसका मोमेंटम चेंज होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। डिटेल में कर लेंगे हम। थर्ड है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो उतना ही फोर्स वो हमारे ऊपर लगाएगी इन अपोजिट डायरेक्शन में। टाइम का ध्यान रखेंगे। टाइम की पनिशमेंट यहाँ फिक्स है, खड़े हुए पढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्ट 6 बजे आ जाएंगे। हाँ जी, सवाल ये था कि ये आदमी दीवार के ऊपर F फोर्स लगा रहा है तो दीवार भी इसके ऊपर F लगाएगी। तो ये बताओ ये आदमी पीछे की तरफ क्यों नहीं गिरा? अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कोई मुझे धक्का मारे तो मैं पीछे होऊंगा। तो अब जब मैंने दीवार के ऊपर धक्का मारा, ऐसे इसको पुश किया तो इसने मुझे वापस पुश क्यों नहीं, मतलब इसकी बात से सहमत है क्या? ये बोल रहा है, एक मिनट, ये बोल रहा है कि जितना फोर्स इस आदमी ने दीवार पे लगाया उतना ही दीवार ने आदमी पे लगा दिया। ये बोल रहा है कि फोर्स कैंसिल हो गया। बताओ ठीक लग रही है इसकी बात? मन लग रहा है, बात तो ठीक है, लग रहा है ना ऐसा? किसी को लग रहा है? हाँ आपको लग रहा है। हाँ जी, बाकी लोगों कुछ भी नहीं लग रहा? अरे कुछ तो लगना चाहिए, तो फिर तो कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया कहीं दिमाग में। ध्यान से, ये बात बहुत मिसकंसेप्शन है, सुन ले ध्यान से। क्या है जो आपका थर्ड लॉ में 2 टर्म है, एक एक्शन है एक रिएक्शन है। एक्शन भी फोर्स है और रिएक्शन भी फोर्स है, लेकिन दोनों की दोनों एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगती हैं। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी हमें किसी बॉडी का मोशन देखना है, अगर किसी का बॉडी का मोशन देखना है तो वो क्या फोर्स लगा रही है इसकी चिंता नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको मेरा फोर्स देखना है, मेरा मोशन देखना है ना, तो मेरे ऊपर लगने वाली फोर्सेस देखनी है, ना कि जो मैंने लगाई है वो देखनी है। गेटिंग माय पॉइंट? दोबारा बोलता हूँ, अगर आपको किसी बॉडी का मोशन समझना है तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को देखना है, उसने क्या फोर्स लगाई इसकी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सारे दूंगा। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, ये वाला F, ये वाला फोर्स इस पर नहीं लग रहा, तो इसका मोशन इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस से तय होगा।
अब आपने कह दिया कि इसके ऊपर कैंसिल तो नहीं हुआ। कैंसिल जब होता, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, उसको एक व्यक्ति इस साइड से खींच रहा है फोर्स से और एक इस साइड से खींच रहा है, दोनों फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं और वो बैलेंस हो गए तो कैंसिल हो गया, तो वो कहीं भी नहीं जाएगा। यहाँ पर दोनों फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहे, तो अब आप मुझे समझाओ कि ये व्यक्ति पीछे की तरफ क्यों नहीं धकेला जा रहा। सवाल क्या है, न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से आपने जितना फोर्स लगाया दीवार पे उतना ही फोर्स दीवार आप पे लगाएगी, लेकिन आप पीछे की तरफ क्यों नहीं आए। एक साइड लगाए, आप यहाँ पे खड़े हैं, कोई आपको धकेले एक साइड से, तो क्या आप पीछे नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे? जाएंगे। नहीं, मास का कोई बात नहीं है। नहीं, दीवार की पोजीशन चेंज होने से कोई मतलब नहीं है। जब आप बॉल फेंक के मारते हैं तो बॉल के ऊपर तो लगता है वापस फोर्स, तब भी दीवार की पोजीशन चेंज नहीं हुई। चलो इसका अल्टरनेटिव देखते हैं। अगर ये जो प्लेटफॉर्म जिसमें मैं खड़ा हूँ ये बहुत स्मूथ होता, या इसके ऊपर ये मान लो कि बर्फ़ की सिल्ली है, या यहाँ पे तेल बिखार रखा है, जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो क्या पीछे आऊँगा। तो अब क्या ऐसा हो रहा है जो मैं पीछे नहीं आ रहा? फ्रिक्शन फोर्स। आपके मेरे पैरों के और कारपेट के बीच में जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लगेगा। दीवार ने तो इस साइड लगाया है, लेकिन फ्रिक्शन ने उसको बैलेंस कर दिया है। ये जो फोर्स दीवार ने लगाया, नीचे जो पैरों और कारपेट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगा, वो उसको बैलेंस कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे मूव नहीं किया। बात समझ में आई? दो बातें मैंने कन्वे करने की कोशिश करी है। जो उस थर्ड लॉ में एक्शन और रिएक्शन है, दोनों फोर्सेस हैं और दोनों की दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करती हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब भी आप किसी बॉडी का मोशन कंसिडर करोगे तो आपको उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को कंसिडर करना है, उसने जो अप्लाई करी हैं उनको कंसिडर नहीं करना। ठीक बात है, ये नोट डाउन करें। when we are considering motion of an object we have to see forces acting on it. And not the force which object is applying. किसी भी ऑब्जेक्ट का बॉडी का मोशन कंसिडर करना है तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को देखना है, ना कि वो जो लगा रहा है उसको देखना। ठीक है, दिखाओ इसको। When we are considering motion of an object, we have to see forces acting on it and note the forces which object is applying. Note the forces which object is applying. एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं यहाँ पे रेस्ट पे हूँ, न्यूटन भाई साहब के हिसाब से मैं रेस्ट पे ही रहना चाहिए जब तक कोई बाहर का फोर्स ना लगे। मैं रेस्ट पे ही रहूँगा जब तक बाहर का फोर्स ना लगेगा। मैं रेस्ट से मोशन में आ गया, किसने फोर्स लगाया? मेरा जो फोर्स मैं लगाऊंगा वो मुझे नहीं चला सकता, अभी बताया ना। कोई बाहर से फोर्स लगाएगा तो ही मैं चल पाऊंगा, मेरे फोर्स से मैं नहीं चल पाऊंगा। जो झूठ बोल रहे हो आप, है ना, झूठ बोल रहे हो।
गलत पढ़ा रहे हो मैं। बताओ भाई ये बात ठीक लग रही है क्या? अगर वही सेम अब अगर ये बर्फ़ की सिल्ली होती यहाँ या तेल बिखरा हुआ होता, तब भी मेरे पास मेरा फोर्स था, क्या चल पाऊंगा? नहीं चल पाऊंगा। आपने कहा ना कि मैं मेरे फोर्स के कारण चला हूँ, कि मैंने लगाया, तो मैं मेरे फोर्स से नहीं चल सकता, बाहर से कोई फोर्स लगेगा तभी चल पाऊंगा। तो अब बताओ किसने फोर्स लगाया? फिर फ्रिक्शन ने। आप बहुत अगर माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो जैसे ही आप पैर उठाओगे, पैर के बीच में यहाँ पे जोर पड़ेगा, है ना, वो ऐसे रोक रहा है एक तरीके से पीछे पुश होने से। अगर वो पीछे रोकने वाला ना हो, बर्फ की सिल्ली हो, तो आपका पैर फिसलेगा, आप वहीं पे ऐसे करते रहोगे, आगे मूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये एग्जांपल नोट करना है आपको, ये बातें लिखनी है, साथ में फिर एग्जांपल लिखना है वॉकिंग का। पहले ये नोट कर लें कि एक्शन रिएक्शन बोथ आर फोर्सेस बट दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। वो बात आपने लिखी ली। एग्जाम्पल वॉकिंग का ले लें। वॉकिंग में आप लिखेंगे जो भी एग्जाम्पल बताऊंगा सब नोट करने हैं आपको, भले ही वर्ड्स ना लिख पाए, हाँ नोट जरूर करने हैं। वॉकिंग का एग्जाम्पल क्या बताया कि फ्रिक्शन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल for motion of this person. Friction force is responsible for motion of this person. In absence of friction, he would not have been able to walk. वो चल नहीं पाता अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। ठीक बात है। एक एग्जांपल और करते हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं वो अपने फोर्स से चल रहा है। एक 10 मंजिला इमारत है, 10 फ्लोर्स है। कोई स्टंट मैन है, वो यहाँ से कूदा है 10 मंजिल से। 10 मंजिल पे जब वो 5 मंजिल क्रॉस कर चुका है, तब उसको नजर आया कि नीचे तो ना लोहे की रेलिंग लगी हुई है, कांटे के तार है या कुछ भी मान लें आप। अगर मैं थोड़ा साइड में जंप कर जाऊं तो बात बन जाए। यहाँ पे रेत है ना, यहाँ रेत है, तो क्या आप अगर खेले कूदे हो तो कहीं से कूदते वक्त अगर आप कूद गए हो तो क्या हवा में आप साइड में आ सकते हो? आ सकते हो? आ सकते हो पक्का? मतलब आज कूद के देखना। बात को समझो, मरना जीना तो सबका चलता रहेगा, ठीक है ना। वो जहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ वहीं पहुँचे थे भाई। वो कूद पाएगा कि नहीं कूद पाएगा? साइड में नहीं कूद पाएगा, क्योंकि अपना फोर्स आपको मूव नहीं करा सकता, ठीक है ना, इसलिए वो साइड में नहीं कूद सकता है। अगर उसके हाथ में सूटकेस है, कूदते वक्त सूटकेस है, सूटकेस में बहुत सारे पैसे हैं, अब जान प्यारी के पैसा प्यारा, जान प्यारी, अगर सूटकेस को वो अगर इस साइड गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, और सूटकेस को ऐसे फेंक दे इस साइड,
तब पीछे आ सकता है क्या वो? आ सकता है, क्योंकि सूटकेस पे उसने ऐसे फोर्स लगाया तो सूटकेस उस पर लगाएगी, तो तब उस केस में वो पीछे आके यहाँ गिर सकता है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्केटिंग बोर्ड पे खड़े हैं, स्केटिंग बोर्ड पे खड़े हैं, अगर कोई हाथ में आपके चीज है तो अगर आप फेंक देंगे तो स्केटिंग बोर्ड चल पड़ेगा इस साइड, है ना। ये एग्जाम्पल हो गया, स्केटिंग बोर्ड का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे अपनी कौन सी झील है, कलियार, कितनी खूबसूरत झील है ना, टूरिस्ट हॉटस्पॉट है रोहतक का। उसमें अगर आप नाव से जब कूद के किनारे आते हैं तो क्या नाव पीछे जाती है? ऐसा लगता है। तो आपने नाव पे पीछे फोर्स लगाया, तब नाव ने आप पे आगे लगाया, तो वो भी वही केस है। बोटिंग के दौरान जब आप बाहर कूदते हैं तो नाव पीछे जाती है। तो सारे बना लें एटलीस्ट आप, और अपनी भाषा में लिख लें कि मैं इससे क्या समझाना चाह रहा हूँ। फटाफट नोट करें। हाँ जी, आगे बढ़े। एक टॉपिक है आपका इम्पल्स। क्रिकेट है, ये बैट है, बॉल है। बॉल जब आई बैट की तरफ, बॉल से टकराई, बॉल का मोमेंटम इस साइड था, बॉल ने फोर्स इस साइड लगाया, तो ये बताओ उसके बाद बॉल उस साइड जाएगी, क्या बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ क्या? क्यों? हाँ, अगर ये बताओ बॉल इस साइड 5 मीटर पर सेकंड से आ रही थी
और टकरा कर वापस 5 मीटर पर सेकंड से चली गई, अब मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? सब लोग सहमत हैं? इसीलिए डेमोक्रेसी एक खराब कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर सब सहमत हो जाएं और सब गलत हों तो आप गलत राजा चुन लेंगे। तो मैंने कहा था मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 5 मीटर पर सेकेंड इस साइड आपका माइनस आई कैप, इतना मोमेंटम है। ये आप आज पढ़ेंगे वेक्टर में, आई कैप जे कैप। ये आपका मोमेंटम है इनिशियल इस साइड। मोमेंटम फाइनल कितना हो गया? इसके अंदर इसका मास भी आएगा, है ना, इनटू मास करेंगे। मास मान ले 1 kg है, इसका 1 kg है, तो ये 5 kg पर मीटर पर सेकेंड हो गया। और ये आपका हो गया मोमेंटम जाते हुए P फाइनल इज 5 kg मीटर पर सेकेंड। तो जब आप मोमेंटम चेंज लिखेंगे डेल्टा P, P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल विल बी 5 आई कैप माइनस 5 आई कैप, तो 10 आई कैप हो जाएगा। आपका मोमेंटम चेंज 10 से बदल जाएगा। अब ये बताओ बॉल और बैट कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में रहे होंगे? आप अपने अंदाजे से बताओ कि जब बॉल आई बैट से टकराई तो कितने टाइम के लिए वो कांटेक्ट में रही होगी? 1 सेकेंड? 1 सेकेंड बहुत बड़ा टाइम होता है ना? 1 सेकेंड मतलब बॉल तो शायद मिली सेकेंड, है ना, बहुत पार्ट ऑफ अ सेकेंड के लिए टकराएगी और फिर वापस जाएगी। क्या बॉल के ऊपर फोर्स उसी दौरान लगेगा जब वो कांटेक्ट में होगी, या बिना कांटेक्ट के भी फोर्स लग सकता है? जब कांटेक्ट, जितनी देर बल्ले के कांटेक्ट में आई, यहाँ से टकराई और टकराने के बाद छूटी, उस दौरान ही फोर्स लगा होगा, और उस फोर्स लगने से मोमेंटम चेंज हो गया, क्योंकि बैट का फोर्स इस साइड लगा होगा, तो मोमेंटम चेंज इस साइड ही होगा। तो हमने देख लिया मोमेंटम चेंज इस साइड ही हो रहा है, और वो इतना है। जब भी ऐसा केस हो कि आपका फोर्स बहुत कम इंटरवल के लिए लग रहा हो बट फोर्स ज़्यादा हो, तो उसके कारण से मोमेंटम चेंज फाइनाइट हो जाता है। हमें पता है F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। ये क्या है आपका फोर्स, ये क्या है मोमेंटम चेंज या चेंज इन मोमेंटम, और ये टाइम टेकन। तो यहां पे डेल्टा P बिकम्स F डेल्टा T। इस पर्टिकुलर केस में डेल्टा T बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। F क्या है? बड़ा है। तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाती है। जब एक बड़ा फोर्स छोटे टाइम इंटरवल के लिए लगे और आपका मोमेंटम में चेंज आए, उस मोमेंटम चेंज को आप इम्पल्स बोलते हो। आप लिखें, अब इम्पल्स इज डिफाइंड एज change in momentum when a large force acts on a body for a short interval of time. Impulse is defined as change in momentum when a large force is applied on a body for a short interval of time. ये आपका इम्पल्स है। जो फाइनाइट क्वांटिटी आई, ये आपका इम्पल्स है। डेल्टा P इज इम्पल्स।
ये इम्पल्स है, ये फोर्स है, ये टाइम टेकन है। क्लियर है? ठीक। इसके ऊपर बेस्ड एक सवाल कर दें, इसको भी नोट कर लेना आप, इस एग्जाम्पल को सवाल भी कर लें। एक बॉल आ रही है, बॉल इज कमिंग टुवर्ड्स क्रिकेट बैट विद ए स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, और वो टकराने के बाद वापस गई 5 मीटर पर सेकेंड से। इसका मास कितना है? मास है 500 ग्राम, और जितने टाइम के लिए ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम फॉर विच इट वॉज इन कॉन्टैक्ट विद द बैट वॉज 0.001 सेकेंड। यू हैव टू कैलकुलेट इम्पल्स। एक 500 ग्राम की बॉल एक बैट की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से आती है, टकराती है, वापस 5 मीटर पर सेकंड से जाती है। जो कांटेक्ट है, टाइम जितने टाइम के लिए कांटेक्ट में रही, वो आपका 0.001 सेकंड है। आपको इम्पल्स निकालनी है। करेंगे ट्राई? करें। हाँ जी, आपको निकालना है, एक मिनट, आपको निकालना है इम्पल्स। इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ही दे रखी है, कम नहीं है। इम्पल्स भी निकाल दीजिए, और आप साथ में जो बैट का एवरेज फोर्स है, एवरेज फोर्स ऑफ बैट, दोनों ही निकाल दीजिए। डेफिनेशन पे जाओ आप। इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को ही आप इम्पल्स बोलते हो। -1/2 मीटर। बताओ यूनिट क्या है? देखो, हाँ जी, आप हाफ आया आपका? चेक करते हैं, चेक करते हैं। और किसी का आया? -0.005। देखते हैं। इस सवाल में आपको सिंपली वही करना जो यहाँ पे किया था आपने। तो पल पल बदलता है, फोर्स है, ठीक है। बताया अगर फोर्स था। मोमेंटम चेंज क्या हुआ? फाइनल मोमेंटम इज 5, इसको आप केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, हाफ केजी हो जाएगा। तो P फाइनल इज m इंटू वी, m इंटू दिस v, 5/2 kg मीटर पर सेकेंड प्लस आई कैप। P इनिशियल इज -4/2 kg मीटर पर सेकेंड आई कैप। ठीक लिखा है? ये P इनिशियल है शायद, P इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम चेंज ही इम्पल्स होता है। तो Pf माइनस Pi करेंगे तो 5/2 माइनस 4/2, इट विल बी 9/2 kg मीटर पर सेकेंड, 4.5 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपका मोमेंटम चेंज हो गया। बताएं हुआ क्या? मोमेंटम में कितना बदलाव आया वो देखना है आपको। मोमेंटम होता है m इंटू वी,
तो m इंटू वी स्टार्टिंग में इतना था और बाद में इतना है। कुछ आ रहा है समझ में इसमें? थोड़ा बहुत, चलो बाद में आ जाएगा। तो मोमेंटम चेंज आपका ये रहेगा। अब निकालना है फोर्स। निकालो, कैसे निकालोगे? चेंज इन मोमेंटम पता है आपको, टाइम कर देंगे। फोर्स विल बी इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। 4.5 डेल्टा टी इज 0.001। हाँ जी, ये 1/1000 आएगा, या जाएगा 4500। आप देखें फोर्स बहुत बड़ा है, टाइम बहुत छोटा है। इतने कम टाइम में ही ज़्यादा फोर्स होने के कारण इम्पल्स सब्सटेंशियली चेंज हो गई, मतलब मोमेंटम सब्सटेंशियली चेंज हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम व्हेन लार्ज फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। क्लियर है? ठीक, नोट करना है? कर लिया? इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम चेंज हुआ है उसी को आप इम्पल्स बोलते हो। वो तो निकालिए 4/5 9/2 4.5। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री में पढ़ा आपने? नहीं आया अभी? अभी नहीं आया, ठीक है। अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 लग रही है, अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 लग रही है तो उसको बोलते हैं वो इक्विलिब्रियम में है। लिख लें इस पॉइंट को। when net force acting on a body is 0, then it is said to be in equilibrium। वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपकी टेबल है, टेबल के ऊपर एक बोतल रखी है, ठीक है। आप ये बताएं इस बोतल के ऊपर कौन से फोर्स लग रहे होंगे? ग्रेविटी। आप ये देखें, ये डस्टर है, अभी इस मोमेंट पे डस्टर के ऊपर कौन से फोर्स लग रहे होंगे? ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा। और कोई फोर्स? हम मास के कारण जो फोर्स लगा है वो ग्रेविटी ही लगाती है। क्या मतलब मेरा हाथ भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा? क्या मेरा हाथ भी लगा रहा होगा? अगर हाथ ना हो तो यहाँ पे टिकेगी ना, नीचे आएगा। इसका मतलब इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक नीचे अर्थ खींच रही है और दूसरा मेरा हाथ इसको ऊपर की तरफ वो कर रहा है। तो इस बोतल के ऊपर आप दो फोर्स बताएंगे, एक तो अर्थ का ग्रेविटी, मैं इसको बोल रहा हूँ Fg, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और एक फोर्स टेबल लगाएगी, टेबल ऊपर फोर्स लगाएगी, इसको बोल दिया मैंने लेट्स से Ft, फोर्स अप्लाइड बाय टेबल, फोर्स बाय टेबल ऑन बोतल, ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बोतल।
बोतल के ऊपर 2 फोर्स लग गए, सिर्फ बोतल को आप देखेंगे तो 2 फोर्स लग गए, एक ऊपर F टेबल और एक नीचे F ग्रेविटी। क्या ये दोनों फोर्स बराबर होंगे? हाँ, अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो न्यूटन के पहले नियम के अनुसार कोई बॉडी रेस्ट पे है और रेस्ट पे ही रह रही है, इसका मतलब F एक्सटर्नल 0 है, तो नेट आउट से एक्सटर्नल फोर्स 0। तो यहाँ पे जब ये रेस्ट में है, ये बोतल जब रेस्ट में है, बोतल इन रेस्ट, तो उसके ऊपर F नेट कितना बनेगा? 0। और जब F नेट 0 हो तो बॉडी किस में होगी? इक्विलिब्रियम में। ठीक है, जब भी किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा तो हम बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअसली 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है तो क्या उसके ऊपर F नेट 0 रहेगा? नहीं रहेगा। अगर a car is moving with a constant velocity 5 meter per second in a straight line, will the force acting on it will be 0 net force? नहीं रहेगा ना, पक्का? तो न्यूटन गलत हो गए फिर। क्यों? न्यूटन इसलिए गलत हो गए क्योंकि अगर आपकी कांस्टेंट स्पीड है तो न्यूटन ने बोला था अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन करता ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब यदि यूनिफॉर्म मोशन है, गाड़ी चल रही है उसी स्पीड से एक ही डायरेक्शन में, तो यूनिफॉर्म मोशन है, तो F एक्सटर्नल कहाँ लगा? सवाल समझे क्या? न्यूटन ने क्या कहा कि यूनिफॉर्म मोशन में कोई है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलता रहेगा जब तक F एक्सटर्नल ना लगे। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन आपको दिख रहा है, मैंने बता दिया। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो आपका F एक्सटर्नल 0 रहेगा। जब भी आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे तब फ्रिक्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर है क्या? तो आप ये पॉइंट लिख लो, इफ अ कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन, if a car is moving with a uniform velocity in a straight line, then net external force on it is 0. नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट इज 0। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या किया है? हाँ, थर्ड लॉ को आगे बढ़ाया था एग्जाम्पल्स के साथ, और इम्पल्स पढ़ी है, इक्विलिब्रियम पढ़ा है। कितना ही करते हैं? कौन सा? अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, आप कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, अगर मूव करिए लग रहा होगा, अगर लग रहा होगा तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, वेलोसिटी बढ़नी चाहिए थी। अब मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, इसका मतलब F एक्सटर्नल 0 है। ठीक है, ठीक है, तो इतना करने के बाद एक एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आप ये बताएं, क्या एक 4 साल का बच्चा है, उसको न्यूटन के तीनों सिद्धांतों का पता होता है क्या? नहीं पता? पक्का? आर यू श्योर? हमें आज पता लगा तो उसको कैसे पता होगा? उसको बिल्कुल सटीकता से पता होता है, 100% पता होता है। बताऊं कैसे? बच्चा इस कमरे में खेल रहा है कार से, और कार से खेलते खेलते उसने कार वहीं पे छोड़ दी, कुछ और काम याद आ गया उसको, वो खेलता खेलता दूसरे कमरे में चला गया, यहाँ आ गया, है ना? यहाँ उसको बाद में याद आया, ओह मैं तो कार से खेल रहा था। तो कार को ढूंढने उस बाहर वाले कमरे में जाएगा, किसी कमरे में जाएगा?
किसी कमरे में जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जो बॉडी रेस्ट पे थी रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कोई फोर्स ना लगेगा, है ना। उसको पता है कि वहीं पे मिलेगा, क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा उसके ऊपर। अगर वहां नहीं मिला तो मम्मी से पूछेगा कि किसने उठाई। अगर वहां से वो टहल गया तो इसका मतलब किसी ने उठाई है, फोर्स लगाया है। तो उसको पहला नियम पता है। दूसरा नियम देखते हैं। आप यहां बैठे हैं, उस छोटे बच्चे के हाथ में बॉल है, आपने बॉल मांगी तो वो कम फोर्स लगा के फेंकेगा, अगर उसने मांगी तो ज्यादा फोर्स लगा के फेंकेगा। उसको पता है कि वहां जाने में मोमेंटम चेंज ज्यादा करना है और यहां फेंकने में मोमेंटम चेंज कम करना है, तो वो ज्यादा मोमेंटम चेंज करना है इतने टाइम में ही, तो ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो सेकंड नियम का भी पता है उसको। यदि पता है कि नहीं पता? पता है। तीसरे नियम, उसको बोलो कि भैया तेरे को भाग के ना आंख बंद, पट्टी बांध दी और आंख बंद करके सीधा भागना है, रुकना नहीं जब तक मैं ना कहूं। तो दीवार के पास आएगा तो ना ऐसे करके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जितना फोर्स दीवार पे मैं लगाऊंगा उतना ही दीवार मेरे पे लगाएगी तो मेरा सिर फोड़ देगी। ठीक है। तो तीनों नियमों का हमें बचपन से पता होता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें व्यवहारिक स्तर पे पता होती हैं, उसकी फिजिक्स हम बाद में सीखते हैं। और एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि मोड़ पे आप बाइक को स्लो क्यों करते हैं, है ना, वो आगे आएगा आपका। बाइक को स्लो तो करते ही करते हैं, अगर स्लो नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, उस जैसा हाल हो जाएगा। दूसरा, आप बाइक को बेंड भी करते हैं, है ना, ऐसे खड़ी नहीं निकालते, बेंड करेंगे तो बेंड भी, वो सारे आपके मैकेनिक्स लगेगी उसमें। हमें उसको प्रैक्टिकल पता होता है, थ्योरी हम बाद में सीखते हैं। तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।